नमस्ते दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार। मैंने एमएससी कोर्स टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है। 2011 का छात्र हूँ। मेरा विषय बॉटनी रहा है और मैं बॉटनी में पूरी तरह दक्ष हूँ। तो मैं आप लोगों को बॉटनी जूलॉजी दोनों का अध्ययन करा सकता हूँ और कराने जा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को शुरुआत करूँगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, परिचय से। आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोगों को मैं आज अच्छी तरह से जीव विज्ञान बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन परिचय कराऊंगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवियस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्दों बायोस प्लस लोगस के मिलने से बना है। जीव विज्ञान जो है दो ग्रीक शब्दों बायोस प्लस लोगस के मिलने से बना है। बायोस में मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगस मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो अगर आप जीव विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानें कि इसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, बायोस का अध्ययन किया जाता है। बायोस प्लस लोगस मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान दो प्रमुख भागों में विभक्त है। अब जीव विज्ञान को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और दूसरा भाग है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो चूंकि मैं वनस्पति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, लेकिन मेरा सब्सिडियरी पेपर स्नातक में जंतु विज्ञान भी रहा है, जूलॉजी रहा है, इसीलिए मैं उसमें भी दक्ष हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत नॉर्मल वे में समझाते जाऊँगा, आप लोग समझते चलें। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति, जूलॉजी शब्द जो थी उसकी उत्पत्ति जून प्लस लोगस से हुई है। जून प्लस लोगस से हुई है। जून मीन्स क्या होता है? जंतु, और लोगस मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी, डिस्कोर्स। यानी जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जून प्लस लोगस से हुई है, जिसका अर्थ होता है एनिमल की स्टडी या एनिमल का डिस्कोर्स। एनिमल की स्टडी को जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। अरस्तु ने, एरिस्टोटल कहते हैं उनका नाम, उनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु ने 384 से 322 बीसी में अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एल्मेनियम में लगभग 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, रिप्रोडक्शन आदि का वर्णन किया। अतः इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। चूंकि अरस्तु ने इसका अध्ययन किया था, इसीलिए इसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
ये डुअल रिस्पॉन्सिव है, ये डुअल रिस्पॉन्सिव का काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी का वनस्पति विज्ञान बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्किन से शब्द से हुई है। बॉस्किन। बॉटनी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ है चढ़ना। तो पौधों को तो चढ़ा जाता है, इसीलिए इसको जब डिफाइन करेंगे तो बॉस्किन शब्द से ही डिफाइन करेंगे, जिसका अर्थ होता है चढ़ना। थियोफ्रेस्टस ने इनका आविष्कार किया। थियोफ्रेस्टस 370 से 285 बीसी ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? 370 से 285 बीसी के अंतर्गत आते थे थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है। जीवधारियों के गुण क्या है? जीवधारियों, जो भी जीवधारी हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके गुण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको अगर आप स्टार्ट करेंगे, जीवधारियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारी का रासायनिक विश्लेषण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन आदि तत्वों से बना हुआ दर्शाता है, जो निर्जीव जगत में पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते। किसी भी वस्तु को जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं, वृद्धि, ग्रोथ, प्रचलन, लोकोमोशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, पोषण, न्यूट्रिशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन आदि हो रही हो, सजीव या जीव कहलाते हैं। ठीक है। सजीवों में निम्नलिखित फॉलोइंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं सजीवों में। पहला लक्षण क्या है सजीवों का? लिविंग्स का पहला लक्षण क्या है? कोशिकीय संरचना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सजीवों का पहला लक्षण क्या है? कोशिकीय संरचना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव जो होता है, वो चाहे वो प्लांट से लो या एनिमल से लो, वो एक अथवा अनेक छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाएं जो है, सेल्स जो है, शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा सजीव का लक्षण जो है वो है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है जानिए आप? प्रोटोप्लाज्म प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है, बायोमैटर होता है। प्रत्येक कोशिका में, सेल में बायोमैटर होता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। यह सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ है। यह जो है जीव द्रव्य सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक रियल जैविक पदार्थ है, बायोमैटर है। ठीक है। यह सभी जीवों को भौतिक आधारशिला है। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है, बेसिक फिजिकल बेसिस है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है यह। कौन? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है।
इसे जैविक क्रिया को केंद्र कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को इसीलिए सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं, जैविक क्रिया को केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह एक गाढ़ा, तरल, रंगहीन, चिपचिपा एवं जलयुक्त पदार्थ है। इसका गुण क्या है जीव द्रव्य का, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? यह एक गाढ़ा, डेंस, गाढ़ा, तरल, लिक्विड पाया जाता है इसमें, रंगहीन, कलरलेस होता है, और चिपचिपा पदार्थ होता है, और जलयुक्त पदार्थ है, इसमें जल भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं अकार्बनिक लवणों द्वारा होती है। इसकी रचना कैसे होती है? इसका स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से एवं इनऑर्गेनिक साल्ट से मिलकर बनी होती है। यानी ये जो है जैव मैटर, जीव द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण यानी कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स के द्वारा मिलकर बनी होती है। एक वैज्ञानिक थे हक्सले के अनुसार क्या है? जीव द्रव्य के बारे में हक्सले ने कहा है, जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीवन का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। वो हक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, आकृति और आकार, शेप एंड साइज। अब जो सजीव हैं उनका तीसरा लक्षण क्या है? आकृति और आकार, शेप एंड साइज। सभी जीवों की कोशिकाओं की अलग अलग विशिष्ट आकृति और आकार होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो तरह तरह की आकृति आकार के होते हैं, सब एक तरह के नहीं होते हैं। कोई इस टाइप का होगा, कोई गोल होगा, कोई चौड़ाकार होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा। तो उन्हीं के आधार पर इनकी पहचान की जाती है और उसी आकृति और आकार के आधार पर इन कोशिकाओं की पहचान की जाती है। विविधता जीवधारियों का शाश्वत गुण है। डाइवर्सिटी जीवधारियों में पाया जाता है, ये उनका विशिष्ट स्पेशल कैरेक्टर है। जीवधारियों का स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि वो उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। बहुत तरह के जीव रहते हैं, वो बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बहुत तरह के पाए जाते हैं। यानी विविधता जो होती है, डाइवर्सिटी, जीवों का शाश्वत गुण है, उसमें पाया ही जाता है। ठीक है, उपापचय, चौथा जीव का चौथा लक्षण क्या है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैव और रासायनिक क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सजीव जो है, लिविंग सेल्स जो है, उनमें होने वाले संपूर्ण बायोकेमिकल एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सजीव में जितने बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं शरीर में, दो प्रकार के। कौन कौन? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मतलब होता है यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। इसमें सेल टूटते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, टूटते हैं, विनाश होते, इसमें सेल का विनाश होता है। इसीलिए अपचय ये कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं। जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, एस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इसमें क्या होता है? सेल टूटते हैं, उनका विनाश होता है, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसे और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? सेल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फेज और एनाबॉलिक फेज। ठीक है,
जैसे हो गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रिशन और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके द्वारा सेल का निर्माण होता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, सेल बढ़ते हैं, जंतु के शरीर का वृद्धि होती है पोषण के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे की शरीर में वृद्धि होती है। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव फेज, एनाबॉलिक फेज, इसीलिए इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का हुआ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन क्या है, पांचवा जैविक लक्षण है रेस्पिरेशन। पांचवा जैविक लक्षण क्या है, रेस्पिरेशन। जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्वसन है। जितने भी जीवधारी हैं उनका मुख्य लक्षण क्या है, श्वसन है, रेस्पिरेशन। कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जिसमें श्वसन नहीं होता है। बिना श्वसन के कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकते, चाहे वो पौधा हो, जंतु हो, कोई भी। इस क्रिया में जीव वायुमंडल में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जीवधारी एनिमल्स और प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, यह क्रिया जीवों में जीवन पर्यंत होती रहती है। और यह क्रिया जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जीवों में जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित है तब तक होते रहती है। ठीक है, श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो 6O2 से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, और 6CO2 को निर्गत करता है, निकालता है CO2 को, और 6H2O को निकालता है और ATP का निर्माण करता है। यानी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ATP का निर्माण होता है। श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वसा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है और ऊर्जा निकलती है, उससे ATP के रूप में उसमें ऊर्जा निकलती है। यानी श्वसन के दौरान फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है, यानी एनर्जी एग्जर्ट होती है। यह ऊर्जा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। और यह ऊर्जा जो है, जो श्वसन के दौरान निकलती है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होकर निकलती है बॉडी से। छठा लक्षण है जीवों का प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से ही अपने ही सदृश जीव उत्पन्न करता है। जितने भी जीव हैं वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने ही तरह का जीव को पैदा करता है। इस क्रिया के द्वारा ही वो अपने वंश को बनाए रखता है और इसी क्रिया के द्वारा वो अपने वंश को बनाए रखता है ना। पोषण क्या है, सातवां लक्षण है जीवधारियों का पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा प्राप्त करता है। और प्रत्येक जीव जो होता है अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण के द्वारा प्राप्त करता है। खाने पीने की चीज़ों खा के प्राप्त करता है पोषण, न्यूट्रिशन लेके अपने क्रियाकलाप को चलाए रखने के लिए वो पोषण के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करता है प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, पौधे अपना भोजन प्रकाश विधि से बनाते हैं, जबकि जंतु पौधों पर ही स्थित रहते हैं। पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। जबकि जंतु जो है पौधों पे आश्रित रहते हैं, वो पैरासाइट का रूप में रहते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं, वो अपना भोजन सब नहीं बनाते हैं, वो पौधों पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। कौन, जंतु। आठवां लक्षण है जीवधारियों का अनुकूलन, एडेप्टेशन। जीवधारी जो है होते हैं वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा उसके अनुसार अपने को सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं और अपने में चेंजिंग लेते आते हैं। वातावरण में अगर चेंजिंग आ रहा है तो पौधे और जंतु क्या करेंगे, वो अपने में चेंजिंग लेते आते हैं, जिससे वातावरण का असर उस पर नहीं होता है।
इसी को अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ये सभी जंतु जंतु और सभी प्राणी, सभी पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है। नम्मा जीव जीव का जीव का लक्षण, नम्मा लक्षण है अनुकूलन, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या है? जीव संवेदनशील होते हैं, जितने भी जीव है सब सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जीवों में वैसा गुण पाया जाता है कि वह जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं एवं कार्यों में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे मछली जल में, मेढक जल तथा स्थल में दोनों में, सरीसृप जल स्थल में तथा पक्षी वायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जीवों में इस विशेषता को अनुकूलन, एडेप्टेशन कहते हैं। 10वां लक्षण क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जीवों का 10वां लक्षण क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। सभी जीवधारी द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ CO2, यूरिक एसिड बाहर निकाले जाते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं उनके द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक अम्ल हो गया, उनको बाहर निकाला जाता है। सजीवों द्वारा संपन्न हुई यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और यह जो प्रोसेस होता है CO2 और यूरिक अम्ल को बाहर निकालना, यह उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है। जैसे यूरिया हो गया, है ना, यूरिक अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बाहर निकलते हैं। ठीक है। 11वां लक्षण और अंतिम लक्षण है जीवधारियों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल पाया जाता है जीवधारियों में, लाइफ साइकिल पाया जाता है। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं सभी सबसे पहले एम्ब्रायो के रूप में, भ्रूण के रूप में जीवन का प्रारंभ करते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। एक कोशिका से जीवन को प्रारंभ करके विभिन्न अवस्थाओं को पार करके प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, और यही जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कहलाता है। यानी कि कोई भी जीवधारी, जितने भी जीवधारी वो भ्रूण से उत्पन्न होके, भ्रूण के रूप में उत्पन्न होके पोषण, वृद्धि, संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं, और ये उनका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल होता है। यानी अभी मैंने आप लोगों को जितना चीज़ बताया वो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन है, और ये इसका परिचय भी है, इंट्रोडक्शन है। और इसके माध्यम से आप ये जान गए कि जीव विज्ञान पढ़ने का क्या मकसद है। कल मैं आप लोगों को इसी दूसरे टॉपिक में जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ऑनलाइन वे से मुझसे जो मैंने पढ़ाया है उस पर आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।